Welcome back to this session. Good morning to all of you. Today I am going to discuss some basic concepts. Either how to convert different types of sentences in a different ways, either transformation of the sentences, and also some basic concepts related to the introductory subject it and there. तो पहले हम इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट क्या होता है और इसका यूज किस प्रकार से किसी भी सेंटेंस में करते हैं, आज उस पर हम देखेंगे। तो सबसे बड़ी बात है कि इस केस में जैसे कि आप ईट और देयर के बारे में पहले से जानते होंगे कि ईट है क्या। किसी भी न्यूटर जेंडर केस में खास करके निर्जीव के लिए ईट का प्रयोग किया जाता है और साथ ही साथ इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। अर्थात जहाँ पर ईट का कोई अपना मीनिंग तो नहीं होता, लेकिन इसका प्रयोग आप करते हैं। एक सिंपल सा स्ट्रक्चर के साथ आज चलते हैं और ईट से स्टार्ट करते हैं, पुनः देयर। नाउ लेट अस स्टार्ट। इस क्रम में सबसे पहले जैसे मान लीजिए सिंपल सा बात है जिसको कि आप स्पोकन रिटन में भी आराम से इसका यूज आप करते हैं। अगर मैं एक सिर्फ कहूँ कि 10:30 बजे हैं, या इस तरह का आपको टाइम बताना हो तो उसको आप कैसे बताएंगे? तो इस केस में आप विदाउट इट नहीं बता सकते। कहने का मतलब इस केस में हम बोलेंगे इसको इट इज़ 10:30। तो कहने का अर्थ कि यहीं से हम स्टार्ट करते हैं और ईट के प्रयोग को, खास करके ईट के कितने यूज होते हैं उस पर आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो इट इज़ खास करके यहाँ पर इट इज़ 10:30। क्लियर? यानी इस केस में यहाँ पर 10:30 बजे हैं, तो इसको बताने के लिए आपको इट का प्रयोग करना होगा। कहने का मतलब कि कोई भी वैसा सेंटेंस हो जो टाइम को डिनोट कर रहा हो या टाइम को एक्सप्रेस कर रहा हो, तो ऐसे सेंटेंस को बताने के लिए इट का सहारा लेते हैं। यहाँ पर इट का कोई अपना मीनिंग नहीं है, डायरेक्ट इसका हिंदी मीनिंग निकलता है कि 10:30 बजे हैं। अगर इसी केस में आपको कहना हो कि 9:15 हुए हैं, तो आप इसको कैसे बोलेंगे? तो उस केस में आप इस तरह से लिख सकते हैं, यानी कि मिनट्स जो है वो आपका पहले होगा और जो डायरेक्ट एग्जैक्ट टाइम है उसके तुरंत बाद। तो इस चीज़ में हम ये कह सकते हैं कि इट इज़ 15 मिनट्स past 9। अब इस 9 को आप 9 भी लिखो या NINE जो भी वर्ड में आप लिख सकते हो इस तरह से। इट इज़ 15 मिनट्स past 9। कहने का मतलब कि 9:15 हुए हैं। लेकिन अगर इसी चीज़ को आपको जैसे इन जनरल बोलते सुने हो कि 9:45 हुए हैं, तो इसको कैसे बोलेंगे? तो इट इज़ 45 मिनट्स past 9। क्लियर? लेकिन अगर कहा जाए कि 9:45 बजे हैं, तो इसको आप कैसे बोलिएगा? तो इस क्रम में इसको कहने का मतलब कि हमेशा इस तरह से एक्सप्रेस करेंगे कि इट इज़ इस तरह से, और ख़ास करके इस तरह से पहले हम यहाँ पर प्रीपोजिशन का प्रयोग टू का करना होगा, और इस केस में टू का मीनिंग होता है जो कमी को दिखाता है। अर्थात इट इज़ 9:45। अगर हम इसको लिखते हैं तो इससे ये क्लियर होता है कि 2:10 यानी कि 10 में कमी है। कितनी की? तो क्वार्टर की। तो क्वार्टर किसी भी घंटे का क्वार्टर क्या होता है? 15 मिनट्स। क्लियर? तो उस केस में इट इज़ 9:45 कहने का मतलब 10 बजने में क्वार्टर की कमी है, मतलब 15 मिनट्स की कमी है। तो इस क्रम में आपको अगर इस तरह से भी पूछा जा सकता है, आप जवाब दे सकते हो। खास करके इसका प्रयोग आप स्पोकन में भी, रिटन में भी आसानी से कर सकते हैं।
नेक्स्ट आते हैं कि इट के खास करके जनरली प्रयोग और किस केस में करते हैं। तो कोई भी नेचुरल इवेंट्स जो होते हैं जिसमें कि मानव का कोई इसमें एक्शन नहीं होता, कहने का मतलब कि ऑल टाइप्स ऑफ नेचुरल इवेंट्स है ना स्टार्ट्स विथ इट। क्लियर। तो यहाँ पर जैसे मैं कहूँ कि हवा चल रही है या मेघ गरज रहे हैं, तो इस तरह के सेंटेंस को कैसे बनाएंगे? तो कह सकते हैं इट इज़ ब्लोइंग, हवा चल रही है। या हमें कहूँ कि मेघ गरज रहे हैं तो उसको कैसे बोलेंगे? इट इज़ थंडरिंग। क्लियर। मैं कहूँ कि आज बहुत ठंड है या आज बहुत गर्मी है, तो इसको कैसे बोलेंगे? तो इट इज़ वेरी हॉट टुडे। तो उस केस में इट का कोई अपना मीनिंग नहीं होता, इसीलिए इसको बोला जाता है इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में। यानी कि इस केस में यहाँ पर ये इट आएगा और तभी वो सेंटेंस कंप्लीट माना जाएगा। क्लियर। और इसकी एक विशेषता है कि इट जब भी किसी सेंटेंस को आप इट से स्टार्ट करेंगे तो इस केस में आने वाला जो वर्ब होगा वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होगा। क्लियर। अब इसी केस में चलते हैं, तीन ऐसे स्ट्रक्चर पर चर्चा करेंगे जो कि आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। जैसे मैं अगर कहता हूँ कि इट इज़ और नो यूज। क्लियर। इट इज़ नो यूज, इस प्रकार से अगर इस तरह से सेंटेंस दिया जाता है कि मैं अगर कहूँ कि वहाँ जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, या मैं कहूँ कि वहाँ जाना या उन लोगों से मिलने से कोई फ़ायदा नहीं है या उन लोगों से मिलना बेकार है, तो इसको आप कैसे बोलेंगे? तो इस तरह के सेंटेंस को एक्सप्रेस करने के लिए भी आप इस तरह से इट का प्रयोग कर सकते हैं। तो इट इज़ नो यूज। अब जब भी नेक्स्ट आएगा तो यहाँ पर इन्फिनिटिव इसमें टच हो जाएगा। यानी कि इन्फिनिटिव तभी होता है जब कोई एक्शन के बारे में आपको बतलाएगा कि वहाँ पर जाना या वहाँ पर मान लो ठहरना या उनसे मिलना, इस प्रकार का। यानी कि इन्फिनिटिव के टर्म में जब भी यूज होगा तो वहाँ 2+V1 का प्रयोग आप अवश्य करेंगे। तो इस तरह के सेंटेंस पर हम कुछ क्वेश्चन आज यहाँ पर, अगर मान लीजिए कि अगर रहता है कि इस तरह का कि गलत लोगों से संगति करने से कोई फ़ायदा नहीं है, तो आप इसको कैसे बोलेंगे? तो इस तरह से आप कह सकते हैं इट इज़ नो यूज़ टू हैव बैड कंपनी, या इस तरह से भी कह सकते हैं टू मेक बैड फ्रेंड्स। क्लियर। कहने का मतलब कि वैसे लोगों से दोस्ती करना या आप कह सकते हैं कि जिसका कि मान लो कि निगेटिव थॉट वाले लोग हैं, तो उनसे दोस्ती करना कहीं से भी उचित नहीं है, फ़ायदा नहीं है या बेकार है। तो उस तरह के सेंस को इट इज़ नो यूज यहाँ तक और 2+V1 और इसके साथ ही आपका जो अदर वर्ड आएगा, तो ये अदर वर्ड अलग तरह से आप यहाँ पर जो भी रहेगा सिचुएशन के अनुसार आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरह के खास करके जो ये इस प्रकार से एक्सप्रेशन है, खास करके यहाँ पर जिसका कि प्रयोग आप ज़्यादा से ज़्यादा रिटन में भी स्पोकन में भी कर सकते हैं, तो इन सभी पर आज देखेंगे। तो इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। नेक्स्ट आता है जब किसी भी व्यक्ति को आप इम्फेसाइज करते हैं। इम्फेसाइज का मतलब होता है कि अगर मैं बोलूं कि तुम ही तो हो जो हमेशा इस तरह के कार्य में मेरी मदद करते हो, या किसी को ऐसे बताना है जैसे लग रहा हो कि आपके लिए एक ही व्यक्ति सभी कुछ है, दूसरा कोई नहीं, तो इस सेंस में भी आप सजीव को इट से तब डिनोट करते हो जब उसको इम्फेसाइज किया जा रहा हो। अर्थात इस तरह के सेंटेंस में भी आप यहाँ पर इट से भी स्टार्ट करेंगे कि इट इज़, और यहाँ पर इज के बाद आप सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन रखेंगे। यानी कि यहाँ पर जो भी आएगा तो यहाँ आप दोनों तरह से यानी कि सब्जेक्ट कोई रखेंगे, यानी सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन रखेंगे, और इस केस में कोई ना कोई WH आएगा, तो ये WH खास करके WH वर्ड के टर्म में यहाँ पर रहेगा, और इसके साथ फिर है ना, इसके साथ फिर अदर वर्ड इसके साथ यूज आप कर सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल के रूप में कि इस तरह के सेंटेंस पर आप एग्जाम्पल में इसको आप देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। क्लियर। ठीक है। देखिए अगर मैं यहाँ लिखता हूँ कि इट इज़ यू हु
ऑलवेज हेल्प मी। अब यहां समझना है, इस केस में जनरली किसी भी सब्जेक्टिव, खास करके किसी भी लिविंग बीइंग के लिए इट का प्रयोग तब किया जाएगा जब उसको एम्फेसाइज किया जा रहा हो। यानी इट का प्रयोग न्यूट्रल जेंडर के केस में करते हैं, लेकिन यहाँ पर इट इज यू इसलिए दे रहे हैं कि इसका एक मीनिंग होता है कि तुम ही तो हो। यहाँ पर यह शब्द का कोई जिक्र नहीं है, इस केस में इसको एम्फेसाइज किया जा रहा है। और ये WH वर्ड जो है, जो हमेशा मेरी मदद करता है, यानी तुम ही तो हो जो हमेशा मेरी मदद करते हो, इस तरह का अगर सेंस आएगा तो यहाँ पर हु शब्द जो है, इस चीज को यहाँ ध्यान रखना है कि हु किसको रिलेट कर रहा है। तो जो मीन्स किसके लिए आया है, कि यानी यहाँ पर सेकंड पर्सन यू के लिए, इस केस में इसलिए यहाँ पर वर्ब आपका उसी के अनुसार से होगा। कहने का मतलब कि जब भी खास करके कोई भी रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में इस तरह से वर्ड का यूज करते हैं, तो उसमें वर्ब का आप जो प्रयोग करेंगे वो हमेशा अपने प्रीवियस नाउन या प्रोनाउन के अनुसार आएगा। क्लियर? तो इस तरह के सेंस में हमेशा ध्यान रखेंगे, जब इसको एम्फेसाइज करेंगे तो आप इट का प्रयोग आप सब्जेक्ट यानी कि सजीव के साथ भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है, जैसे मैं अगर कहूँ कि इस तरह के सेंटेंस में अगर इस तरह का आपको सेंटेंस बोलना पड़ जाए कि इस तरह के सवाल को हल करना बिल्कुल आसान है, तो आप बताइए कि इसमें कोई सब्जेक्ट है क्या, किसको हम बोल रहे हैं, या कौन है उस सब्जेक्ट सॉल्व करने वाला, इसमें कहीं कोई पता नहीं है। तो इस तरह के सेंटेंस को कैसे बोलिएगा? तो इस तरह के सेंटेंस में जैसे कि आप इस तरह का यूज कर सकते हैं कि इट इज और इट इज, और यहाँ पर आप दो ऐसे वर्ड को लिखेंगे जो या तो इजी या मान लो कठिन है तो हार्ड का प्रयोग करेंगे, है ना। और यहाँ पर 2 + V1 का प्रयोग करेंगे। क्लियर? तो यानी कि इट इज इजी टू सॉल्व या टू कोई भी एक्शन रहेगा, ठीक है, और प्लस अदर वर्ड। क्लियर? इस तरह से यानी कि अदर वर्ड का प्रयोग करेंगे और उस सेंटेंस को पूरा करने के लिए। क्लियर? तो ये भी आपका एक स्ट्रक्चर के फॉर्म में, कहने का मतलब जिसका आप ज़्यादा से ज़्यादा यूज खास करके स्पोकन हो या रिटन हो, आराम से इसको आप कर सकते हैं। जैसे मैं अगर कहूँ कि इस तरह के सवाल को हल करना बिल्कुल आसान है या बहुत आसान है, तो इसको आप कैसे कहेंगे? तो इट इज इजी टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, यानी इस तरह के प्रश्न को हल करना आसान है। अगर मैं ये कहूँ कि दोस्ती करना आसान है, तो यहाँ पर यानी कि इट इज इजी टू मेक फ्रेंडशिप, यानी मित्रता, कहने का टू मेक फ्रेंड या मित्रता, कहने का मतलब कुछ भी इस तरह से अगर देता है, नाउन के टर्म में देता है तो उसी तरह से आप उसको वहाँ पर रखेंगे। लेकिन अगर एक्शन वर्ब के टर्म में देता है तो वहाँ पर अदर वर्ड को आप नाउन के टर्म में लिखेंगे। सजेशन टाइप का है, और इस तरह के सेंटेंस में खास करके आप ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह के सेंटेंस को इस प्रकार से बना सकते हैं। देयर शुड बी ए हॉस्पिटल। क्लियर? ए हॉस्पिटल। क्लियर है ना, इन दिस सिटी। अब अगर मैं ये कहूँ कि मान लो कि एक सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है, अब किया गया है नहीं, मतलब कि वो किया जा रहा है, मतलब कि लग रहा है कि अभी कुछ क्षण बाद या कुछ घंटे बाद, तो इस तरह के भी सेंटेंस को जो यानी कि जो नियर फ्यूचर में कोई भी एक्शन, इस तरह से कोई भी इवेंट्स अगर हम दिखाना हो हमको कि इस तरह का इवेंट होने जा रहा है, तो उसको भी आप देयर से यहाँ बना सकते हो। यानी कि आप कह सकते हैं देयर इज गोइंग, इस तरह से देयर इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज, देयर इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज ए सेमिनार। क्लियर? एक सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है, तो यहाँ पर
देयर से स्टार्ट करेंगे इसको, देयर इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज ए सेमिनार। अब कब हो रहा है, मान लो कि अगले महीने या मान लो कि आने वाले कुछ भी क्षण में, तो आप कह सकते हो कि नेक्स्ट डे का यहाँ आप लिख सकते हैं, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक, कुछ भी इस तरह से दिया जा सकता है। तो कहने का मतलब कि इस तरह का कोई भी अगर इवेंट है जो आने वाले यानी निकट भविष्य में इस तरह का कोई प्लानिंग है, तो उसको भी देर से बना सकते हैं कि कोई भी घटना होने जा रहा है, लोगों को सूचित करना है, तो उस सेंस में भी, या डायरेक्ट सजेशन का अगर हम प्रयोग करते हैं तो उस केस में भी उस एक्शन को यानी उसको दिखाने के लिए देयर का प्रयोग किया जाता है। दूसरा, इस केस में हमने पहले भी कहा था कि देयर का प्रयोग जब भी हम इंट्रोडक्टरी के फॉर्म में देयर का प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट के रूप में, तो वहाँ पर वर्ब जो है हमेशा वो डिपेंड करेगा वो नाउन या प्रोनाउन पर। तो वो किस प्रकार से होता है, अगर सिंपली इसको देखा जाए कि इस शहर में एक खास करके कोई भी इस तरह का आप कह सकते हैं कि मान लीजिए कि एक विश्वविद्यालय भी है या महाविद्यालय है, इसको कैसे कहेंगे। तो इस तरह के सेंटेंस को भी इस केस में क्या हो रहा है कि डायरेक्ट कोई एक्शन वर्ब नहीं है, यानी हम कह सकते हैं देयर इज ए कॉलेज इन दिस। अब मान लो कि यहाँ पर सिटी के जगह पर हम विलेज ही ले लेते हैं कि इस गांव में एक महाविद्यालय है। अब देखिए यहाँ पर इस पर्टिकुलर इस नाउन के संदर्भ में कि इसके एक प्रेजेंस की बात हो रही है। तो जब किसी भी सेंटेंस में डायरेक्ट एक्शन वर्ब नहीं दिया हो, यानी कोई भी वैसे नाउन के एग्जिस्टेंस, उसके अस्तित्व की बात की जा रही हो, उसके प्रेजेंस का, तो उस केस में भी देयर से आप स्टार्ट करते हैं। और हमेशा इस तरह के सेंटेंस में ये नाउन पर डिपेंड करेगा कि अगर ये सिंगुलर फॉर्म में है तो वहाँ आप सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। लेकिन यदि यही नाउन अगर प्लूरल फॉर्म में हो, जैसे एक सेंटेंस लेते हैं कि अगर मैं इस तरह का कहूँ कि देयर डैश, और इस तरह से फोर बुक्स ऑन द, इस तरह से अगर देखा जाए तो 4 बुक्स ऑन द टेबल। तो अब देखिए इस केस में क्या करते हैं कि अगर यहाँ पर नाउन हमारा क्या है, प्लूरल फॉर्म में है, यानी प्लूरल फॉर्म में है, तो इस केस में प्लूरल नाउन है, इसीलिए यहाँ पर ये डिपेंड करेगा, यानी यहाँ पर वर्ब आप प्लूरल ही रखेंगे, यानी कि यहाँ इज नहीं देके आर का प्रयोग करेंगे। क्लियर। अब इसी केस में जैसे कि अब हिस्टोरिकल कोई इवेंट है इस प्रकार से और उसको बताना हो, तो पास्ट में मैं कहता हूँ कि इस तरह से कि इस शहर में मान लो कि इसको पास्ट में इस तरह से कह सकते हैं कि जैसे सिंपली कहते हैं कि एक राजा था, तो इसको कैसे बनाते हैं, तो एक राजा था सिर्फ बता रहा है उसके प्रेजेंस की बात, और वो भी पास्ट में, तो डायरेक्ट इसमें बोलेंगे देयर वाज ए किंग, यानी कि वहाँ पर एक राजा था। अगर कोई भी और नाउन है और उसको प्लूरल सेंस में बताना है तो वहाँ पर देयर वेयर कहना होगा। क्लियर। तो इस तरह से प्रेजेंस जब भी दिखाएंगे, देयर से जब भी स्टार्ट होगा, तो इस प्रकार से जो देयर से हम स्टार्ट करते हैं इसका अपना कोई मीनिंग नहीं होता, यानी कि यहाँ पर देयर का कोई अपना मीनिंग नहीं होता। लेकिन अगर सिंपल सा एक सेंटेंस लें कि वहाँ पर 4 किताबें हैं, तो उसको कैसे बोलेंगे, तो उस केस में इस तरह के सेंटेंस का आप यूज करेंगे कि देयर आर, और इस तरह से 4 बुक्स, देयर आर 4 बुक्स, और यहाँ पर देयर का प्रयोग करेंगे। क्लियर। तो देयर आर 4 बुक्स देयर, इस देयर का अपना एक मीनिंग है कि वहाँ पर है, ये एक तरह से एडवांस ऑफ प्लेस ने, एडवांस ऑफ ये प्लेस के संदर्भ में बता रहा है कि कहाँ है, तो वहाँ पर है। लेकिन इस देयर का अपना कोई मीनिंग नहीं होता, इसको सिर्फ हम यूज करते हैं कि एक प्रकार से प्रेजेंस को दिखाने के लिए इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में। तो इस तरह से खास करके देयर का प्रयोग आप बहुत तरह से सेंटेंस में ये डिपेंड करेगा कि कंडीशन, खास करके अगर मैं ये कहूँ कि फ्यूचर में कोई एक्शन डायरेक्ट इस प्रकार से अगर लॉन्ग टर्म में दिया जा रहा है, तो उसको भी आप
देयर से स्टार्ट कर सकते हैं। और ख़ास करके इस तरह के सेंस में जहाँ पर कि कोई भी डायरेक्ट एक्शन वर्ब नहीं है और हमको वहाँ पर बताना है, तो इस केस में देयर से स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये आज जैसे कि सिंपली एक देयर और इट पर हमने कुछ इस तरह से सेंटेंस दिया है। अब एक ये आ जाता है, जैसे कि आप कोई भी इस तरह का सेंटेंस रखेंगे तो इसको आप स्पोकन रिटन दोनों में यूज कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट आते हैं कि कुछ इस प्रकार के ओब्लिगेशन बेस्ड सेंटेंस होते हैं जो कि खास करके आपको एक प्रकार से किसी भी एग्जामिनेशन में, खास करके कंपटीशन में या फिर बोर्ड लेवल में फिल इन द ब्लैंक्स के टर्म में भी दिया जा सकता है। तो उसको आज समझने का प्रयास यहाँ पर करेंगे। तो सबसे बड़ी बात है कि हाउ टू कन्वर्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, यानी कि आपको इस पर भी फोकस करना है क्योंकि ये कहीं ना कहीं बेसिक्स से जुड़ा हुआ है और बेसिक्स जितना आपका फंडामेंटल क्लियर होगा, आप उसी पर स्पोकन हो चाहे रिटन हो, दोनों में आपको इक्वली ये इम्पोर्टेंट भी है और आपके लिए यूजफुल भी। तो आज इसी क्रम में हम कुछ सेंटेंस लेंगे कि कैसे, जैसे बहुत सारे बच्चे हैं कि इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं कि डू नॉट, डज नॉट या फिर उसको ट्रांसफॉर्मेशन में। तो कुछ इस तरह के सेंटेंस पहले इसको समझना है कि जैसे मैं कहूँ कि सिंपल सा सेंटेंस है कि आई हैव ए पेन, यानी कि सिंपल सा सेंटेंस यहाँ दिया हुआ है, मेरे पास एक कलम है। लेकिन इस केस में आप यहाँ ध्यान देंगे कि जस्ट मैंने ये लिखा कि आई हैव और यहाँ पर डाल देते हैं कि रिटन ए लेटर, सिंपली इस तरह से। तो अब बताइए, यहाँ भी हैव है, यहाँ भी हैव है, तो दोनों में अंतर क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू सेंटेंसेस? कहने का मतलब यहाँ पर जो हैव है ये एक पोजीशन का बोध करा रहा है, और किसी भी सेंटेंस में यदि डायरेक्ट एक्शन वर्ब नहीं हो तो उस केस में मेन जो ऑक्सिलरी वर्ब है वो मेन वर्ब की भूमिका में होता है। तो यहाँ पर हैव से हम पोजीशन का बोध करा रहे हैं कि मेरे पास एक कलम है। क्लियर। लेकिन इस केस में जिसमें कि अलग से आपको मेन वर्ब का फॉर्म दिया हो, यानी कि यहाँ पर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो कहने का मतलब तो इस केस में ये ऑक्सिलरी वर्ब यानी हैव हमारा क्या है, तो इस केस में ये ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में है और ये हमारा मेन वर्ब के रूप में है। तो इसी प्रकार से जैसे मैं कहता हूँ कि आई डू दिस वर्क, क्लियर, मैं यह काम करता हूँ, या कह सकते हैं कि आई डू माई वर्क कह सकते हैं। लेकिन अगर इस तरह का सेंटेंस दिया जाए कि आई डोंट प्ले क्रिकेट, तो इस तरह के सेंटेंस को आप यहाँ ध्यान देंगे, डू यहाँ भी है और डू यहाँ भी है, इन दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं इस चीज को समझना है। तो डू यहाँ भी है और डू यहाँ भी है। इस केस में ये डू हमारा मेन वर्ब के रूप में है जिसका मीनिंग होता है करना सेंस से, और यहाँ है डू नॉट प्ले, तो इस सेंस में डू नॉट जो है ये एक ऑक्सिलरी वर्ब के टर्म में आ गया, तो मेन वर्ब हमारा क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया हमारा प्ले। अब यहाँ ध्यान देंगे कि जब भी निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो कभी भी उसमें मेन वर्ब में हम नोट का प्रयोग नहीं करेंगे, यानी उसके लिए हमको डू नॉट, डज नॉट या पास्ट का रहेगा तो डिड नॉट का सहारा लेना होगा। तो इस क्रम में अगर हम यहाँ लिखते हैं कि आई डोंट प्ले, तो यानी कि ये डू हमारा ऑक्सिलरी वर्ब है और प्ले हमारा मेन वर्ब है। तो इन सभी में क्या डिफरेंसेस हैं कि कभी कभी कि ऑक्सिलरी वर्ब ही मेन वर्ब की भूमिका में होते हैं, और खास करके वो आपका जिस तरह से यहाँ पर दिख रहा है कि कोई अलग से एक्शन वर्ब नहीं है और डू का प्रयोग हम यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब में किए हैं। क्लियर। अब इस तरह का अगर आपको मान लीजिए कि दिया जाता है और इसको टर्न करने के लिए, तो टर्न आप कैसे करेंगे, तो उसको ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंसेस के टर्म में इसको समझना है, और ख़ास करके इस तरह के सेंटेंस को ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे। क्लियर। तो जैसे मैं आज एक सेंटेंस यहाँ पर रखता हूँ कि सेंटेंस यानी क्वेश्चन के टर्म इस प्रकार से है कि डिड यू राइट ए लेटर, क्या आपने एक पत्र लिखा। इस सेंस में एक सिंपल सा एक क्वेश्चन है।
मान लो अगर इसको चेंज करना हो तो आप कैसे चेंज करेंगे, अदर फॉर्म में। तो चूंकि ये डिड हमारा क्या है, पास्ट फॉर्म है, और जब भी डिड रहेगा तो यहाँ पर मेन वर्ब जो है हमेशा फर्स्ट फॉर्म में रहेगा, यानी कभी मेन वर्ब में आप चेंजिंग इस तरह से नहीं करेंगे। दूसरा, इसको इस तरह से आप समझ सकते हैं कि अगर हम इंट्रोगेटिव का कोई भी सेंटेंस लेते हैं और उसमें डू डज डिड का प्रयोग किया गया हो सेंटेंस के पहले, तो उस केस में हमेशा वर्ब जो है फर्स्ट फॉर्म में किया जाएगा। लेकिन अब इसी को अगर चेंज करना हो तो चेंज जब भी करेंगे तो इसको पॉजिटिव में अगर डालते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा यू रोट ए लेटर। क्लियर? और इस तरह से आप समझिए कि जैसे मैं कहूँ कि यू रोट ए लेटर यहाँ पर, अब यही केस में अगर आप यहाँ नेगेटिव का प्रयोग करना चाहेंगे तो कैसे होगा, तो यहाँ पर आप रखेंगे कि यू अब यहाँ पर देखिए कि ये है पॉजिटिव यू रोट ए लेटर, लेकिन इस केस को अगर नेगेटिव में लिखना है तो नेगेटिव बनाने के लिए क्या करते हैं, ये हमारा मेन वर्ब है। मेन वर्ब में कभी भी नोट का प्रयोग आप नहीं करेंगे, तो नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, यू डिडंट। क्लियर? तो यहाँ पर डिडंट शब्द का प्रयोग किया जाएगा खास करके इस संदर्भ में, और यहाँ ये जो है रोट शब्द जो है अपने मूल रूप में आ जाएगा और यहाँ मेन ऑब्जेक्ट जो है वो आपका लिखा जाएगा। क्लियर? तो कहने का अर्थ जिस प्रकार से आप लिख सकते हैं इस तरह के सेंटेंस को, और यानी कि ये एक प्रकार से नेगेटिव पॉजिटिव इंट्रोगेटिव और एक हो जाता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो इस संदर्भ में कैसे लिखेंगे, तो ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव में सिर्फ ये आपको करना है कि डिड यू और यहाँ पर नोट आप लगा देते हैं तो वो आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव के टर्म में आ जाता है। खास करके कोई भी इस तरह का सेंटेंस लिखेंगे तो ऑब्जेक्टिव यानी कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क का आप जो है सिंबल देना नहीं भूलेंगे। क्लियर? तो इस तरह से इसको बोला जाता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंसेस। अब इसी क्रम में मान लो कि अगर WH वर्ड से है तो WH से है तो क्या दिक्कत है, आप उसको विदाउट WH टर्न करेंगे। कहने का मतलब कि उससे क्वेश्चन पूछने का काम किया जाएगा। तो कई प्रकार के सेंटेंस होते हैं। मान लो अगर इस तरह से रहता है कि आर दे प्लेइंग क्रिकेट, अगर ये रहे कि क्या वे लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, तो आप इसको क्या करेंगे, तो पॉजिटिव में अगर बनाना होगा तो इसमें क्या करना है कि एक्सिलरी वर्ब को हम सब्जेक्ट के बाद रखते हैं। तो इस सेंस में कह सकते हैं कि दे आर प्लेइंग क्रिकेट। क्लियर? अब दे आर प्लेइंग क्रिकेट, यहाँ पर इसको तो हम रखेंगे ही, साथ ही साथ ये इंट्रोगेटिव का था तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लिखना जरूरी है। ये पॉजिटिव आ गया। अब इसी को अगर हमको लिखना है इंट्रोगेटिव में तो दे आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, ये नेगेटिव संदर्भ में होगा। और इसी को अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव में बनाते हैं तो यहाँ पर आर दे और इस केस में नोट का प्रयोग हम वर्ब के पहले करेंगे। तो कहने का कि इंट्रोगेटिव कई प्रकार से होंगे। एक होता है WH वर्ड से जुड़ा, दूसरा होता है डू डज या डिड से स्टार्ट होने वाला, और तीसरा होता है जो डायरेक्ट एक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होगा। तो इस संदर्भ में खास करके इस तरह के क्वेश्चन को समझना है कि 2-3 चीज़ ध्यान रखना होगा कि कभी भी मेन वर्ब के साथ आप नोट का प्रयोग नहीं करेंगे। दूसरा, जब भी डू डज या डीड को सब्जेक्ट के पहले रखेंगे तो उस केस में मेन वर्ब अपने मूल रूप में होगा यानी कि फर्स्ट फॉर्म में। और तीसरा कि जब भी अगर मान लो कि इस तरह का प्रश्न रहेगा कि मान लो कि WH से जुड़ा हुआ तो उस WH को खास करके सब्जेक्ट यानी कि अगर उसको हम असर्टिव फॉर्म में बनाते हैं तो वहाँ पर WH हट जाएगा। और कहने का मतलब कि डायरेक्ट उस तरह के हम जिस तरह से यहाँ पर हम कन्वर्ट किए हैं उसी तरह से आप इसको कन्वर्ट करके आसानी से बना सकते हैं। कुछ इस तरह से सेंटेंस आज खास करके इसमें ये भी देखेंगे कि मेन वर्ब जो होता है हमेशा सिंगुलर से प्लूरल तब होता है जब उसमें एस या एस का प्रयोग किया जाए। तो जैसे कि अगर सिंपल सा है कोई कि ही वह फुटबॉल खेलता है तो उसको कहते हैं ही प्लेज फुटबॉल, वहाँ प्ले नहीं कहते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम प्ले यहाँ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है और इस केस में हमेशा V5 का प्रयोग किया जाता है। लेकिन अगर यही सब्जेक्ट प्लूरल फॉर्म में रहता तब वहाँ पर आप V1 का प्रयोग करते यानी कि दे प्ले। अब इसी संदर्भ में ये देखना है कि
कि यहाँ पर अभी मेन वर्ब में जब एस या एस लगाया जाएगा तो वो सिंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे कि ये मुख्य रूप से कि मेन वर्ब में अगर एस या एस का प्रयोग किया जाए तो वो आपका सिंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, इस तरह से सिंगुलर फॉर्म। और यही चीज़ को अगर देखा जाए कि अगर नाउन रहता तो नाउन में अगर एस या एस लगता है, कोई भी नाउन है, मान लो कि बॉय है, गर्ल्स है, स्टूडेंट है, तो उस सेंस में आप एस या एस का प्रयोग इस तरह से प्लूरल सेंस में करते हैं तो मेन वर्ब में एस या एस लगेगा तो सिंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट होगा। लेकिन नाउन अगर कोई रहेगा तो उसमें अगर एस या एस लगाते हैं तो वो प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट होगा। इन चीज़ों को भी ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट, इसी संदर्भ में जैसे कि बहुत सारे इस प्रकार के स्ट्रक्चर रहेंगे, जैसे कुछ वर्ड इस प्रकार से होते हैं जो एक ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब दोनों रूपों में काम करता है, तो उसको कैसे ट्रांसफर करेंगे। तो इस तरह से एक दो सेंटेंस और इसमें हम लेंगे अभी। जैसे कि आप पहले से जान रहे हैं कि दो ऐसे वर्ड होते हैं जो मेन वर्ब और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब दोनों रूपों में कार्य करता है, और वो है क्या, तो वो है आपका नीड और डेयर। खास करके नीड और डेयर के संदर्भ में आप यहाँ पर कुछ क्वेश्चन देखेंगे आज। नीड का एक मीनिंग होता है जरूरत के सेंस में, जैसे कि आई नीड ए पेन, मुझे एक कलम की ज़रूरत है। लेकिन अगर इसी को यहाँ पर मॉडल के सेंस में हम यूज करें तो खास करके जैसे मैं कहूँ कि उसकी हिम्मत नहीं है यहाँ आने की, तो ध्यान रखेंगे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में हम किसी भी प्रकार का चेंजिंग नहीं करते हैं। खास करके इसको इस तरह से समझिएगा कि अगर हम कहते हैं कि ही शुड यानी कि उसे चाहिए, क्या चाहिए, ही शुड गो देयर, उसे वहाँ जाना चाहिए, सिंपल सा बात। अब यहाँ देयर के संदर्भ में कुछ भी होगा, आप होम शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। तो ही शुड गो होम, उसे घर जाना चाहिए। मान लीजिए अगर यहाँ पर कोई प्लेस एडजेक्ट दे दें तो यहाँ आप लिख सकते हैं इस तरह से, ही शुड गो होम, उसे घर जाना चाहिए। अब यहाँ पर देखेंगे कि जब भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब आ जाता है तो उसके तुरंत बाद हम हमेशा फर्स्ट फॉर्म का यानी मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग किया जाएगा, खास करके इस संदर्भ में। और इसी क्रम में एक दो वर्ड है इस प्रकार से जो है नीड और डेयर, इसको विशेष रूप से ध्यान रखेंगे क्योंकि इसका प्रयोग खास करके ये जो है ये इन दोनों का प्रयोग मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब दोनों रूपों में किया जाता है। तो जैसे दो सेंटेंस इस प्रकार से, जैसे कि आई नीड सम बुक्स, मुझे कुछ पुस्तक की जरूरत है। क्लियर। तो इस संदर्भ में नीड का यहाँ मीनिंग होता है कि जरूरत के सेंस में, मतलब जरूरत है। नीड यहाँ मेन वर्ब में यूज हो रहा है। खास करके अगर इसको इस तरह से लिखा जाए कि उसको वहाँ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्लियर। तो इस संदर्भ में यहाँ पर अभी यहाँ पर ही डजंट नीड टू गो देयर, उसे वहाँ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखिएगा यहाँ पर नीड मेन वर्ब के रूप में यूज किया गया है क्योंकि डज जो है एक ऑक्सिलरी वर्ब के टर्म में नोट के साथ आया है। तो जब भी नीड का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में किया जाएगा तो वहाँ पर 2 + V1 से आप अटैच करेंगे। कहने का मतलब कि वहाँ एक्शन वर्ब के पहले 2 आएगा। क्लियर। लेकिन अगर डायरेक्ट हम लिखते हैं कि इस तरह से कि ही डेयर नोट वहाँ कहेंगे क्योंकि डेयर्स नोट का प्रयोग आप नहीं करेंगे। यदि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही क्यों ना हो तो इस केस में अगर हम इस तरह का प्रयोग करते हैं कि ही डेयर नोट, है ना, गो देयर। अब देखिए यहाँ पर ही डेयर नोट यानी कि इस संदर्भ में आप डेयर्स नोट का प्रयोग नहीं करेंगे। जब भी इंट्रोगेटिव निगेटिव का यानी इंट्रोगेटिव रहे या इंट्रोगेटिव निगेटिव रहे तो इस संदर्भ में डेयर का प्रयोग यहाँ पर जब भी हम करेंगे तो ये इस तरह से डेयर का यहाँ प्रयोग हुआ है। खास करके यहाँ जो है ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के टर्म में हुआ है। अब इसी संदर्भ में अगर मैं ये लिखता हूँ कि
he need not come, है ना, he need not come here। अब यहां पर देखिए नीड नोट, यहां पर नीड क्या है हमारा, नीड नोट के साथ लगा है तो ये हमारा मॉडल एग्जैक्टली वर्ब के टर्म में है, यानी कि कम हमारा मेन वर्ब है। तो इस संदर्भ में हमेशा ये देखेंगे कि कभी भी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होने के बावजूद भी नीड में यहाँ पर एस या एस का प्रयोग यहाँ नहीं करेंगे, ही यानी कि ही नीडंट कम हियर। और ख़ास करके इस संदर्भ में अगर इसको डू डज से आप बना सकते हैं तो डू डज से कहने का मतलब कि इस तरह के सेंटेंस को डू डज से भी बना सकते हैं या फिर नीड से बनाइएगा तो वहाँ पर आपको दिखाना होगा जैसे यहाँ पर नीड का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में किया गया है, ये आपका यहाँ पर ज़रूरत के सेंस में है मेन वर्ब, और इस सेंस में नीड नोट का प्रयोग जो है ये मॉडल एक्सिलरी वर्ब के रूप में है। कैसे? क्योंकि नोट का प्रयोग हमेशा वर्ब के यानी एक्सिलरी वर्ब के साथ किया जाता है, कभी भी मेन वर्ब के साथ नहीं किया जाता है। और आप इस चीज़ को समझेंगे और इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग भी करेंगे। तो खास करके नीड और डेयर का प्रयोग दोनों रूपों में किया जाता है, वो है आपका मॉडल एक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब, इसको समझिएगा। क्लियर? अब इसी संदर्भ में डिफरेंट टाइप के आप सब्जेक्ट को चेंज कर करके सेंटेंस बना सकते हैं, और खास करके यही ध्यान रखेंगे कि सब्जेक्ट चाहे हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही क्यों ना हो, कभी भी डेयर के साथ यहाँ पर इस क्रम में नोट का प्रयोग नहीं, डेयर के साथ एस या एस का प्रयोग नहीं करेंगे। जब भी इस तरह से प्रयोग करेंगे तो वहाँ पर आप विदाउट एस यूज करेंगे। क्लियर? तो ये क्यों? क्योंकि मॉडल एक्सिलरी वर्ब खास करके आपका जो है वो हमेशा विदाउट चेंजिंग, उसमें किसी प्रकार की चेंजिंग हम नहीं करते हैं। जैसे यहाँ पर ही शुड गो देयर, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो यहाँ पर आप इसमें किसी भी प्रकार का चेंजिंग नहीं कीजिएगा क्योंकि ये मॉडल एक्सिलरी वर्ब है और गो हमारा मेन वर्ब है। और जब भी मॉडल एक्सिलरी वर्ब आता है तो उसके तुरंत बाद हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही रखेंगे। क्लियर? तो इस तरह से तीन तरह से यहाँ पर आप एक्सप्रेस कर सकते हैं इस तरह के सेंटेंस को। मैं समझता हूँ कि बेसिक्स की जहाँ तक बात है तो खास करके आज हमने जो ईट के संदर्भ में, देयर के संदर्भ में और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंसेस किस प्रकार से आप ट्रांसफ़र करते हैं, और ख़ास करके कुछ वैसे वर्ड जिसमें कन्फ्यूजिंग टाइप का होता है जिसको आप दोनों तरह से यूज कर सकते हो, आज हमने उस पर डिस्कस किया। मैं समझता हूँ कि आप इसको देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है? नेक्स्ट क्लास में कुछ बेसिक्स अदर फंडामेंटल जो कंसेप्ट है उसके साथ पुनः इसको आगे बढ़ाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।